नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। साजिश बहुत खतरनाक हो रही है। युद्ध की साजिश तो और भी बड़ी तबाही लाएगी और यही डर इस वक्त ईरान और इजराइल को लेकर के है। अमेरिका कह रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसने इजराइल को $100 करोड़ के हथियार भेजने का वायदा भी कर लिया है। और जब से यह बात ईरान को पता चली है, उसके तेवर और ज्यादा आक्रामक हो गए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर युद्ध हुआ तो क्या ईरान को इजराइल के साथ अमेरिका से भी लड़ना होगा? नेतन्याहू को बाइडेन का फुल सपोर्ट। ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया हथियार। तेल अवीव आ रहा है $100 करोड़ का हथियार। अमेरिका अमन चाहता है या वार? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ना तो दुनिया के नक्शे पर क्षेत्रफल के हिसाब से ना आबादी के हिसाब से इजराइल ईरान के सामने टिकता है। यहां तक कि पुतिन और शी जिनपिंग के समर्थन के बाद ईरान इजराइल से ताकत में भी बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। फिर इजराइल के पास क्या है जिसके दम पर वो ईरान फतह करने की मंशा संजो रहा है? इसे समझने के लिए आपको अमेरिका की वो नई खेप देखनी होगी जिस पर बाइडेन ने मुहर लगा दी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन एक नए हथियार सौदे की शुरुआत पर विचार कर रहा है, जिसके तहत इजराइल को $100 करोड़ से अधिक के हथियार बेचे जाएंगे। नया सौदा उस सहायता सौदे के अतिरिक्त है जिसमें इजराइल के लिए $26 अरब का सौदा शामिल है, जिस पर वर्तमान में कांग्रेस में बहस चल रही है। इस सौदे में $700 मिलियन के टैंक, गोला बारूद, $500 मिलियन के सैन्य वाहन और $100 मिलियन के मोर्टार राउंड शामिल हैं। He strongly supports this package to reinforce Israel and Ukraine, and let's not forget the humanitarian aid that's needed for the Palestinian people in Haiti, in Sudan. This is important humanitarian aid. Let's not forget the security in Indo-Pacific. So this is what this package is going to do. The president strongly supports that. अमेरिका ने अभी 2 दिन पहले ही ऐलान किया था कि इजराइल अगर ईरान के खिलाफ बदले की कार्रवाई करता है तो उसका साथ नहीं देगा। यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू को जो बाइडेन ने साफ लहजे में कहा था कि इजराइल को संयम बरतना होगा। और उसके बाद अमेरिका में इस बात की बहस चल रही है कि ऐसे हालात में इजराइल को मदद की दरकार है और उसे हथियार पहुंचाए जाने चाहिए। अमेरिका के इजराइल को इस शह की कीमत क्या होगी, इसे समझना बहुत जरूरी है। 1916 किलोमीटर ये तेल अवीव से तेहरान की दूरी है। 9437 किलोमीटर ये तेल अवीव से अमेरिका की दूरी है। 3686 किलोमीटर ये तेल अवीव से मॉस्को की दूरी है। ये दूरियां मैप पर दिखाने का अर्थ ये है कि ईरान इजराइल युद्ध भड़का तो उसकी जद में दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा आएगा। यही नहीं, अमेरिका के अलावा फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इटली है, जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इन देशों के साथ रहते हुए कहा जा सकता है कि ईरान चाहे जितनी ताकत जुटा ले, इजराइल के खिलाफ उसके हमले नाकाम होने की पूरी संभावना होगी। लेकिन यहाँ इजराइल को मिल रही यूरोपीय देशों से मदद की चर्चा नहीं, चर्चा अमेरिका से मिल रही मदद की, जिसके दम पर इजराइल खड़ा है। ईरान से दो हाथ करने के लिए अभी ही नहीं, अमेरिका इजराइल का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। अमेरिका ने बीते कुछ सालों में इजराइल को दुनिया की सबसे उन्नत मिलिट्री में से एक बनाने में पूरी मदद की है। अमेरिकी फंड की मदद से इजराइल अमेरिका से सैन्य साजो सामान की खरीद फरोख्त करता है। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल दे रहा है ताकि इजराइल को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की कमी ना पड़े।
एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग 40,000 से $50,000 होती है। इजरायल को अस्तित्व में लाने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अरब देशों की थ्योरी जो कहती है कि हमारी जमीन पर यहूदियों ने देश खड़ा कर लिया जिसे कभी कबूल नहीं किया जा सकता। ये मूल बात है जो ईरान के साथ मुस्लिम देशों के खड़ा होने को प्रेरित करता है। इजरायल इन देशों का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। इस तथ्य के बावजूद कि इजरायल के पास दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों का जखीरा है, उसके पास दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है, लिहाजा अमेरिका की छांव जरूरी हो जाती है। अमेरिका ने वर्ष 2022 में इजरायल को $4.8 अरब की मदद दी थी और वर्ष 2023 में $3.8 अरब की आर्थिक मदद दी। असल में अमेरिका हर वर्ष इजरायल को $3.8 अरब की मदद करता है, जो इजरायल के कुल रक्षा बजट का लगभग 16% है। जाहिर तौर पर इस समय अमेरिका इजरायल के असाधारण सहयोगी के तौर पर काम कर रहा है। अमेरिका इजरायल को बिना शर्त वित्तीय, सैन्य और राजनीतिक मदद देता है। इजरायल एक अघोषित परमाणु ताकत है, लेकिन अमेरिकी संरक्षण की वजह से उसे कभी किसी जांच का सामना नहीं करना पड़ा है। ये तथ्य है कि अमेरिका सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग इजरायल को ही देता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक इजरायल को $158 अरब की अमेरिकी मदद मिल चुकी है। इजरायल अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार भी है। दोनों के बीच हर वर्ष $50 अरब का कारोबार होता है। इजरायल अमेरिका की मदद से एक बहुत बड़ा रक्षा उद्योग खड़ा कर चुका है। अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस की वजह से ही इजरायल आज दुनिया भर में हथियार और सैन्य साजो सामान का 10वां सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। 1972 के बाद से अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका इजरायल के खिलाफ लाए गए 50 से ज्यादा प्रस्तावों को गिरा चुका है। इजरायल को अमेरिकी मदद का स्केल क्या है, ये आपने देख लिया, लेकिन यहाँ ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इजरायल से दोस्ती का अमेरिका को क्या फायदा मिलता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, ना कि मानवीय संवेदना। इजरायल को अमेरिकी मदद मिलने के कई कारण हैं, लेकिन यहाँ आपको वो 4 प्रमुख कारण दिखाते हैं। पहला कारण, अमेरिका की नजर में अरब दुनिया की उथल पुथल भरी राजनीति में इजरायल की रणनीतिक अहमियत। दूसरा कारण, शीत युद्ध के कारण अमेरिका ने अरब जगत में सोवियत संघ के असर के खिलाफ इजरायल को एक अहम मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। तीसरा कारण, शीत युद्ध के बाद अमेरिका पश्चिम एशिया में और ज्यादा सक्रिय हो गया और इजरायल, सऊदी अरब और मिस्र इसके सहयोगी बन गए। चौथा कारण, अमेरिका की इजरायल समर्थक नीति के लिए अमेरिकी लोगों की राय, वहां की चुनावी राजनीति और ताकतवर इजरायली लॉबी भी जिम्मेदार है। मतलब अमेरिका का मध्य पूर्व में वर्चस्व बना रहे, इसके लिए इजरायल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी हो, इजरायल के लिए उसकी नीतियां समान होती हैं। जो बाइडेन जिस तरीके से इजरायल की मदद कर रहे हैं, ये उसी नीति का हिस्सा है। लेकिन सवाल सिर्फ अमेरिका से मिल रही इजरायल को मदद भर का नहीं है। सवाल है ईरान को किन किन देशों से मदद मिल रही है। ईरान और इजरायल की सीमाएं एक दूसरे से नहीं लगती हैं। ईरान के हमले के बाद लेबनान और इराक ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। सीरिया और जॉर्डन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और कुवैत दोनों ने अमेरिका को अपने हवाई अड्डों को इस्तेमाल करने से ये कहकर रोक दिया कि वो ईरान के खिलाफ संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहते हैं। गैर मुस्लिम देशों में रूस, उत्तर कोरिया और चीन के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। युद्ध सिर्फ हथियार और पैसे से नहीं लड़े जाते, लेकिन साथ ही अगर अमेरिका की तरह ताकतवर हो तो जीत की गारंटी भले न मिले, सुरक्षा का भरोसा तो होता ही है। इजरायल पलटकर ईरान को नहीं मारता तो विश्व बिरादरी में सिर्फ उसकी फजीहत नहीं होगी, बल्कि अमेरिका की भी हेठी मानी जाएगी। इधर ईरान के साथ मुसीबत में रूस जैसे देशों ने साथ नहीं दिया तो अमेरिका के खिलाफ वाले गुट की हार मानी जाएगी। जाहिर है युद्ध भड़काने में ये थ्योरी भी काम आ रही है और यही कारण है कि इजरायल और ईरान दोनों उबल रहे हैं, एक बदले की आग में, दूसरा बदले के बाद आग को भड़काने से रोकने के लिए। इजराइल को
अब नए हथियार मिलने जा रहे हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू नए सवालों में भी घिरने लगे हैं। इजराइल में अब यह आवाज उठ रही है कि जो प्रधानमंत्री ईरान का एटम बम पूरी दुनिया को दिखा रहा था, वो अब ईरान पर किए गए हमले को लेकर खामोश आखिर क्यों है। वैसे ईरान पर जवाबी स्ट्राइक को लेकर के पूरे इजराइल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। अप्रैल का महीना आग लेकर आया और मई से पहले बड़े युद्ध की दस्तक मिल रही है। ईरान से लेकर इजराइल हर ताकत इस आग को भड़का रही है। ईरान में हुए धमाकों पर इजरायली छाप बताई जा रही है, लेकिन नेतन्याहू की नीतियों को लेकर इजराइल के बड़े अखबार हारेत्ज ने ये लेख छापा है। इस लेख की हेडलाइन में साफ साफ लिखा है कि ईरान पर खामोशी से किया गया हमला साबित करता है कि उनके पास कोई रणनीति नहीं है। नेतन्याहू की वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हम कुछ वर्ष पीछे जाकर देखेंगे, जिसमें उन्होंने ईरान को कई जख्म दिए। फ्लैशबैक में हमें यह तस्वीर मिली, ये 2012 की है। तब नेतन्याहू ने बताया था कि ईरान एटम बम बनाने के कितने करीब है। यह दूसरी तस्वीर 2018 की है। संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू बता रहे हैं कि ईरान ने कहां-कहां परमाणु अड्डे बनाए हैं। नेतन्याहू ने दुनिया का कोई मंच नहीं छोड़ा जहां उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एटम बम बनाने से नहीं जोड़ा। लेकिन इजरायल पर ईरान के हमले के बाद जब जवाब देने का मौका आया तो नेतन्याहू की सरपरस्ती में इजरायल फुस साबित हुआ। यही इल्जाम अब इजरायल की मीडिया अपने प्रधानमंत्री पर लगा रही है। यही बात इजरायल के अखबार हारेत्ज के लेख में लिखी हुई है। इस लेख में छपा है कि नेतन्याहू के पास ईरान को लेकर कोई रणनीति नहीं है। इस लेख में छपा है कि गाजा में भी नेतन्याहू फेल हो गए। इजरायल का मीडिया छाप रहा है कि जिस नेतन्याहू ने ईरान का डर दिखाकर अपना करियर बनाया, वक्त पर वो फेल हो गए। वो ईरान से मुकाबला नहीं कर पाए। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या यही है ईरान के खिलाफ नेतन्याहू का जीरो प्लान? क्या इजरायल को खा जाएगा ईरान? इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया तनाव के जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है। नीचे आग सुलग रही है। मिसाइलों के हमले और ड्रोन से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तेल अवीव से लेकर तेहरान तक दहशत फैली हुई है। والله هذا الهجوم يعني سيء بالمطلق. يعني نحن اكيد بندين هذا الهجوم باشد اللهجات وبكل يعني بكل لهجات العالم طبعا. يعني I think we have to wait and to see what will come. هالشي كمان بيأثر علينا اقتصاديا، بيأثر علينا بنخسر أرواح بشرية كمان، بيرجعنا سنين لورا. 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमास के हमले के 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस वक्त नेतन्याहू और इजरायल एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर घिर चुके हैं। उनके सामने अब बस युद्ध है और इसके सिवा कुछ नहीं। इस वक्त इजरायल के लिए 4H बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों H के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन चारों H को ईरान का पूरा समर्थन है। H से हमास, H से हिजबुल्लाह यानी लेबनान का मिलिशिया, H से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, H से हूथी यानी यमन का विद्रोही गुट।
हमास से शुरू हुई लड़ाई पहले हिजबुल्लाह तक पहुंची और अब हूथी से टक्कर के बाद इजरायल की मिसाइल इराक में भी गिरी है। यानी नेतन्याहू चौतरफा घिरते जा रहे हैं और इन सब में ईरान से टकराव उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। इजरायल में लोग क्या सोच रहे हैं, ये जानकर बेंयामिन नेतन्याहू हैरान रह जाएंगे। We are very worried about the situation, and we actually don't know what the solution is. I hope it's going to be peace. I mean, nobody's going away from this area. We are all going to be here together, and I hope we'll find some kind of solution to the conflict. I hope it doesn't escalate to proportions that are, very devastating and maybe worldly problems. But I do think that it has been a long time coming, this conflict. पूरी दुनिया ईरान और इजरायल की डायरेक्ट टक्कर देख रही है। इजरायल के शहर टारगेट पर हैं। गाजा में बमबारी के खिलाफ हिजबुल्लाह और हूथी दोनों ने अपने हथियार गोदाम बंद नहीं किया है। कुल मिलाकर ईरान से दूर ही नेतन्याहू के लिए एक वॉर ट्रायंगल तैयार हो चुका है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्लाह का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे बड़ा कोना है सीरिया, जहां से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी इजरायल के बॉर्डर तक पहुंच सकता है। ये तीनों जगह इजरायल के बॉर्डर से लगी हुई हैं और इजरायल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। लेकिन इस वॉर ट्रायंगल से निपटने के चक्कर में इजरायल ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली जब 1 अप्रैल को उसकी वायुसेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर बमबारी कर दी। इसके बाद ठीक 13 दिन बाद ईरान ने इजरायल पर ऐसा हमला किया जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कहा गया। अमेरिका से लेकर फ्रांस और ब्रिटेन से लेकर जॉर्डन तक सबने इजरायल को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ईरान के हमले में इजरायल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह बात पुख्ता हो गई कि अगर ईरान चाहेगा तो अगली बार 3000 मिसाइल से वार करके इजरायल को बंकर में जाने के लिए मजबूर कर देगा। इस वक्त ईरान और इजरायल 2 कैंपों में बटे हुए हैं। इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है और यही दुनिया का सबसे बड़ा खौफ भी है। И мы хотим подготовить конференцию, Ирану приписывать, хотят в том числе и атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет. Это подтверждает МАГАТЭ. Иран самая проверяемая страна из участников договора о нераспространении ядерного оружия. इजरायल के साथ बड़ी मुश्किल यह है कि जब व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तब बाइडेन ने इजरायल से कह दिया है कि वो इजरायल की मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी ईरान पर अटैक को लेकर बाइडेन पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं और अब इजरायल के हमले को लेकर जो बातें दुनिया में चल रही हैं, उससे भी व्हाइट हाउस की तरफ से एक बड़ा धक्का लगा है। We have been very, very clear from here, from the beginning, that we do not want to see this conflict escalate. We continue to consult with our allies and partners, including in the region, obviously, and to reduce further risk of escalation. इस वक्त दुनिया के 3 शहरों पर सबकी नजर है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस ने इजरायल के हमले से किनारा कर लिया है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में खामोशी है, सन्नाटा छाया हुआ है। किसी को जैसे पता ही नहीं चला कि इजरायल ने ईरान को जवाब भी दिया है कि नहीं। ईरान की राजधानी तेहरान में अब भी जश्न मनाया जा रहा है। 13 अप्रैल की रात को इजरायल पर हुए हमले से इजरायल को बड़ा झटका देने का लगातार दावा किया जा रहा है। ईरान ने इजरायल के नेवातिम एयरबेस को अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया। ईरान का दावा है कि उसकी 15 बड़ी मिसाइल नेवातिम एयरबेस पर गिरी हैं। ईरान का दावा है कि इजरायल को इस अड्डे पर भारी नुकसान हुआ है।
वहीं इजरायल का दावा है कि ईरान की तरफ से दागे गए बहुत कम ड्रोन और मिसाइल उसके एयरबेस में दाखिल हुए। यानी ईरान की तरफ से जो हमला हुआ उसमें कई मिसाइलें इजरायल के एयर डिफेंस को चकमा देकर अपने टारगेट पर गिरी। इसकी तस्वीरें भी हैं जो बड़ा सबूत है। हालांकि नुकसान कितना हुआ इस पर बहस जारी है। इससे पहले इजरायल के F-35 जेट की बहुत बात हुई, इजरायल के स्टेल्थ पावर की बहुत चर्चा हुई, लेकिन इजरायल ने अब तक अपना ये सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल नहीं किया है। सवाल है कि क्या इजरायल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, क्योंकि इससे पहले ईरान के आसमान में जो कुछ हुआ उसे इजरायल का टेस्ट भी कहा जा रहा है, ताकि ईरान का रिएक्शन टाइम, उसका रिएक्शन का तरीका सब पता चल जाए और फिर उसके बाद असली हमले की शुरुआत की जाए। कुल मिलाकर ये युद्ध अब भी ऑन है, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। क्या इराक के अंदर इजराइल ने एक नया मोर्चा खोल दिया है? दावा यह किया जा रहा है कि मोसाद ने इराक के अंदर ईरान से जुड़े मिलिशिया के बेस को बड़ा हमला करके उड़ा दिया है। जिस मिसाइल का इस हमले में इस्तेमाल किया गया है उसको इजराइल में काला बाज कहा जाता है। ये तस्वीरें इराक के बेबीलान प्रांत की हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। हमले में हथियारों का जखीरा नष्ट किया गया है। कई कमांडर और सैनिक यहाँ पर हताहत हुए हैं। जहाँ स्ट्राइक हुई वहाँ बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया है। दावा ये किया जा रहा है कि इजरायल ने ईरान से भी बड़ा हमला इराक के बेबीलोन में किया है। जंग में इजरायल की शातिर चालों से आगे निकलना आसान नहीं है। पूरी दुनिया जब ईरान के हमले को लेकर चर्चा कर रही थी तो उस वक्त क्या इजरायल ने इराक के अंदर बेहद खौफनाक और खतरनाक हमला किया है, और वो भी इराक के किसी दूर दराज के शहर में नहीं बल्कि इराक की राजधानी बगदाद के बिल्कुल पास एक इमारत पर हमले के बाद बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें एक सैन्य संगठन के कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं। नोट करने वाली बात यह है कि ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से दावा किया गया था कि इजरायल ने इस्फहान में 3 ड्रोन हमले किए हैं और इन तीनों ड्रोन को मार दिया गया है। यह भी दावा किया गया कि ईरान में इन हमलों से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, यहां तक कि किसी मिलिट्री बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि इजरायल के ड्रोन ईरान की जमीन को छू भी नहीं सके। लेकिन इराक के बगदाद के अंदर जो हुआ उसकी तरफ दुनिया का ध्यान अब गया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि यह हमला भी अमेरिका और इजरायल की तरफ से किया गया है। लेकिन इराक के अंदर हुए इस हमले का सच क्या है? आखिर बगदाद की राजधानी के पास क्या हुआ? आखिर क्यों एक मीटिंग में हमला किया गया जिसमें ईरान के समर्थक कमांडर युद्ध की रणनीति बना रहे थे? जिन लोगों की इस हमले में मौत हुई और जो लोग हमले में घायल हुए, क्या वो ईरान की सरकार के खास अधिकारी थे? ये वो बड़े सवाल हैं जिन्होंने इस वक्त दुनिया को चौंका दिया है। सबसे बड़ी बात इजरायल की रणनीति को लेकर है, जो धमकी तो ईरान पर हमले की देता है लेकिन करारा हमला इराक के ऊपर कर देता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इराक के अंदर हुआ क्या। इराक के सरकार के गृह मंत्रालय के सूत्रों और इराक की सेना के एक सैन्य अधिकारी के दावों पर कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शुक्रवार की रात को इराक के कैल्सो बेस पर एक हमला हुआ था, जहां पर ईरान के समर्थक एक सैनिक संगठन हशेद अल शाबी के अधिकारियों की बैठक चल रही थी। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बगदाद के दक्षिण में एक इमारत पर हुए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हो गए हैं, जबकि इराक की सेना के सूत्रों का दावा है कि हमले में इराक के 3 सैनिक भी घायल हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक की सेना के 2 अधिकारियों ने इस विस्फोट के लिए एक एयर स्ट्राइक यानी हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन इराक की सेना अब तक ये पता लगाने में नाकाम रही है कि आखिर यह हमला किसने किया है। दूसरी तरफ इराक में मौजूद ईरान के समर्थक सैन्य संगठन हशेद अल शाबी की तरफ से यह कहा गया है कि हमले में उससे नुकसान हुआ है, उसके लोग भी मारे गए हैं और घायल हुए हैं। इस संगठन का दावा है कि इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में 85 किलोमीटर दूर में मौजूद कैस्लो सैन्य बेस है। यहां उसके हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है।
इस हमले में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस संगठन के बेस कैंप में बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद मौजूद था, जो कि इस हमले में नष्ट हो गया। जैसे यह खबर चर्चा में आई, सोशल मीडिया पर अमेरिका की सेना की तरफ से तुरंत बयान जारी किया गया कि ईरान के समर्थक सैन्य संगठन हशेद अल शाबी पर हमला अमेरिका ने नहीं किया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 19 अप्रैल को इराक में कोई हवाई हमला नहीं किया है। नोट करने वाली बात यह है कि जब ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे, उस वक्त हमले सिर्फ इजराइल की जमीन से नहीं हुए थे। तब ये हमले यमन और इराक की जमीन से भी हुए थे। यमन में हौती सैन्य संगठन ईरान के ही दाएं हाथ की तरह काम करता है और इराक के अंदर भी ऐसे कई संगठन हैं जो ईरान के लिए काम करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजराइल की सेना ने ईरान के समर्थक उन संगठनों पर हमला किया है जिन्होंने इजराइल पर हमले में ईरान का सहयोग किया था। इजराइल ने अब तक ईरान के इस्फहान में हुए हमले पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि वाली प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि जब इजराइल ने 1 अप्रैल को सीरिया के अंदर मौजूद ईरान के दूतावास पर हमला किया था, उस वक्त भी इजराइल की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। लेकिन ईरान ने सीधे सीधे इजराइल पर ही आरोप लगाया था और इजराइल ने कभी भी इसका खंडन नहीं किया था। अब दुनिया में कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इराक के बगदाद में हुए भीषण हमले के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इराक की राजधानी बगदाद से 85 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद बेबीलोन प्रांत के कैल्सो बेस पर हो रही गतिविधियों की सटीक जानकारी हमलावर को थी। दावा यह भी किया गया कि इस इमारत में ईरान समर्थक सैन्य बलों के सीनियर कमांडर्स मीटिंग कर रहे थे। इस तरह की सटीक इंफॉर्मेशन के आधार पर हमले के लिए इजराइल को माहिर माना जाता है। याद कीजिए, 1 अप्रैल को जब सीरिया के ईरानी दूतावास पर इजराइल का हमला हुआ था, उस वक्त भी इजराइल के पास सीरिया के अंदर ईरान के दूतावास में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सीनियर कमांडर्स की मौजूदगी की सटीक सूचना मौजूद थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 अक्टूबर 2023 यानी वो तारीख जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, 7 अक्टूबर से 1 अप्रैल तक इराक, सीरिया और मिडिल ईस्ट के कई अमेरिकी ठिकानों पर ईरान समर्थित शिया मिलिट्री संगठनों ने अब तक 300 से ज्यादा हमले किए हैं। ईरान समर्थित इन संगठनों का लक्ष्य मिडिल ईस्ट से अमेरिका के सभी सैन्य बेसों को खत्म करना है और इनको इराक की सीमा से बाहर निकालना है। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में हुए इस हमले को लेकर इजराइल से जंग लड़ रहे हमास ने भी बयान जारी किया है। इस हमले पर हमास ने अमेरिका और इजराइल पर निशाना साधा है। हमास ने इराक पर हुए हमले की निंदा की है और ये भी कहा है कि ये इराक की संप्रभुता के खिलाफ है। इस मामले में इराक की सरकार की तरफ से पूरी जानकारी का अभी इंतजार है, लेकिन ऐसा लगता है कि युद्ध के भड़कते माहौल को देखते हुए इराक की सरकार भी इस हमले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती है। लेकिन हमास इराक के अंदर अमेरिका और इजराइल विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठा रहा है। जिस हशेद अल शाबी संगठन के बेस पर यह हमला हुआ वो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का हिस्सा मानी जाती है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस में 67 सैन्य संगठन मौजूद हैं। इन फोर्सेस में 2,30,000 लड़ाके मौजूद हैं। इनमें ज्यादातर शिया मुस्लिम हैं, लेकिन लड़ाकों में सुन्नी मुसलमान, ईसाई और यजीदी भी शामिल हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट साल 2014 में बनी थी और इसका प्रमुख मकसद इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध लड़ना था। पॉपुलर पॉपुलेशन फोर्सेस को ईरान की सरकार से मदद मिलती है। हथियार और फंडिंग के लिए ये ग्रुप ईरान पर निर्भर है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो इस संगठन को इराकी रिपब्लिकन गार्ड कहा गया है। ये संगठन न सिर्फ 2013 से 2017 तक इराक के अंदर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध लड़ चुका है, बल्कि सीरिया के सिविल वॉर में भी ईरान के हितों के लिए यह संगठन जंग करता रहा है। इजराइल के लिए सबसे ज्यादा खतरे वाली बात यह है कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इजराइल के अस्तित्व का विरोध करती रही है। यमन के हौती संगठन की तरह इराक का ये ईरान समर्थक संगठन भी इजराइल के सख्त खिलाफ है और इजराइल अमेरिका के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करता रहा है। इस वक्त इस संगठन के निशाने पर इराक के अमेरिकी बेस हैं, जहां अमेरिकी सेनाएं हैं।
अमेरिका की सरकार पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस को आतंकवादी समूह घोषित कर चुका है। अमेरिका के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात और जापान भी इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का सबसे खतरनाक संगठन है कताइब हिजबुल्ला। साल 2009 में ही कताइब हिजबुल्ला को अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इसके नेता अबू मेहदी को भी अमेरिका एक आतंकवादी घोषित कर चुका है और अबू मेहदी को अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। अमेरिका की सेना लगातार पॉपुलर पॉपुलेशन फोर्सेस पर हमले करती रहती है। 7 अगस्त 2017 को अमेरिका के लड़ाकू विमान ने इस संगठन पर खतरनाक हमले किए थे, जिसमें 40 सैनिक मारे गए थे। 22 अगस्त 2019 को भी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने अमेरिका और इजरायल पर हमले का आरोप लगाया था। उसके सैनिक ठिकानों पर कारपेट बॉम्बिंग की गई थी। 29 दिसंबर 2019 को भी अमेरिका ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर हमला करके 25 सैनिकों को मार दिया था। 3 जनवरी 2020 में अमेरिका ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के कमांडर अबू मेहदी को मार दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के मशहूर कमांडर खुद सेना के प्रमुख कासिम सुलेमानी को भी अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को इसी हमले में मारा था। यह हमला बगदाद के एयरपोर्ट के पास हुआ था और जब हमला हुआ तो कासिम सुलेमानी के साथ पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के कुछ कमांडर भी मौजूद थे। अमेरिका लगातार इस संगठन पर हमले करता रहा है। साल 2024 में अमेरिका जनवरी और फरवरी के महीने में भी इस ईरान समर्थक संगठन पर हमले कर चुका है। इसका ताजा हमला 2 फरवरी 2024 को हुआ था। इस्फहान में हुए स्ट्राइक पर कहा गया कि ईरान के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी गई और इस हमले पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए भी एक रिपोर्ट दी और दावा किया कि हमले में ईरान का एक बड़ा रडार तबाह हो चुका है। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक नया वॉर रोड बना लिया है और अगले अटैक की डेट भी उन्होंने तय कर दी है। गाजा युद्ध के बाद ईरान का नंबर। नेतन्याहू ने ईरान युद्ध की डेट तय कर दी। गाजा जैसा बारूदी बियाबान बनेगा ईरान। नेतन्याहू का ईरान का काम तमाम। दुश्मन को ऐसे मारता है इजराइल, घेर कर एक धमाके में धराशायी करता है इजराइल। बड़ी बेरहमी से, बड़ा बेखौफ होकर अचूक और हाहाकारी हमले करता है इजराइल। इजराइल बम फोड़ने लगता है तो दुश्मन की तबाही तक रुकने का नाम नहीं लेता। इजराइल के जेट उड़ते हैं तो दुश्मन की बर्बादी तक शांत नहीं होते। इजराइल की मिसाइलें दुश्मन की जमीन को खाक में मिलाने के बाद ही ठंडी पड़ती हैं। इजराइल की ये मार फिलहाल हमास झेल रहा है। इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ विध्वंसक ऑपरेशन जारी है। शुक्रवार 19 अप्रैल को बीट हनोन शहर को इजराइल ने बारूद से पाट दिया। इजराइल के हमले में फाइटर जेट के साथ ग्राउंड फोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। आईडीएफ के लैंड फोर्स ने दर्जनों ठिकानों पर हमला किया और सैन्य, बुनियादी ढांचे, परिसर और हमास लड़ाकों का सफाया कर दिया। इजराइल गाजा युद्ध में अब आखिरी मोर्चा ढहाने के करीब है। यह मोर्चा है रफा, जहां करीब 14 लाख की आबादी है। हमास लड़ाके इन्हीं में घुल मिलकर छिपे हैं। इजराइल ने अगर रफा में बारूदी तांडव मचाया तो खून खराबे का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये फिलिस्तीन की सबसे घनी बस्ती है। यहाँ चप्पे चप्पे पर लोग बसे हैं, इसीलिए इस इलाके को हमास का गढ़ कहा जाता है। इजराइल को इस फ्रंट पर जैसे ही फुर्सत मिलेगी ईरान का नंबर लग जाएगा। ये भी साफ है कि इजराइल एक साथ गाजा और ईरान युद्ध में उलझने की भूल नहीं करना चाहता, क्योंकि इजराइल फिलहाल कई फ्रंट पर दुश्मनों से भिड़ा हुआ है। सीरिया में इजराइल की टक्कर ईरान समर्थित मिलिशिया गुट के लड़ाकों से है। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह फाइटर से मोर्चा ले रहा है। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस से इजराइल भिड़ रहा है। गाजा युद्ध में हमास इजराइल की टक्कर चल रही है। ईरान समर्थित हूथी से भी इजराइल की भिड़ंत होती रहती है।
एक साथ इतने फ्रंट पर दुश्मनों से लोहा ले रहा इजराइल फिलहाल ईरान को मोहलत दे रहा है, लेकिन ये मोहलत तब तक की है जब तक ईरान गाजा में उलझा है, जिसके जल्द ही खत्म होने के आसार हैं। नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है कि वो जल्द ही रफा में हमास के अड्डे को राख में मिलाकर ऑपरेशन का रुख मोड़ देंगे। ऐसे में ईरान को इजरायली बारूद झेलना पड़ेगा। इजरायल के पास ईरान को दहलाने के विध्वंसक हथियार भी हैं। हालांकि इजरायल ईरान पर फाइटर जेट F-15I राम पर सबसे ज्यादा भरोसा जता सकता है, क्योंकि सऊदी अरब और जॉर्डन इजरायल को ईरान पर हमला करने के लिए अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की इजाजत तो देने वाले नहीं। ऐसे में इजरायल को एयर स्ट्राइक के लिए सीरिया और इराक के आसमान को चीर कर जाना होगा। इस एयर स्ट्राइक के लिए इजरायल का सबसे काबिल लड़ाका F-15I राम माना जाता है, जिसने साल 2007 में सीरिया के परमाणु रिएक्टर को तहस नहस किया था। F-15 स्ट्राइक ईगल को एडवांस कर इजरायल ने F-15I रैम थंडर बनाया है। इजरायल अपने लड़ाकू विमान को रणनीतिक विमान मानता है। F-15 जेट की सबसे बड़ी खूबी लंबी दूरी तक हथियार ले जाने की क्षमता है। F-15 29,500 पाउंड हथियार ले जाने में सक्षम है।